नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुल मिलाकर के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मोटे तौर पर आंकड़े भी आ गए हैं, कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और इसमें कुछ संशोधन देर रात तक और होंगे, जैसा हमेशा होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हैवी वोटिंग हुई है, त्रिपुरा में हैवी वोटिंग हुई है, तमिलनाडु में भी अच्छी वोटिंग हुई है, बिहार में अपेक्षाकृत काफ़ी कम वोटिंग हुई है। कई और ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिली है, इनमें राजस्थान भी है। और बाकी तो छिटपिट तो कई जगह हैं, मिजोरम में भी कम हुआ है, नागालैंड में भी कम हुआ है, अंडमान निकोबार में भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कई प्रदेशों में हैवी जो है वोटिंग हुआ है, टर्नआउट हुआ है। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि साहब ये जो पहले चरण का मतदान है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 सीटों का आह्वान किया या दावा किया कि इतनी सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को 370 मिलने का दावा किया है। क्या उस दिशा में ये जो ट्रेंड पहले चरण का है वो कोई संकेत दे रहा है? दूसरे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पहले चरण के मतदान में मुस्लिम वोट किधर गया है? क्या इंडी अलायंस के घटक दलों की तरफ गया है? और जैसे उत्तर प्रदेश में क्या ट्रेंड रहा है? इसके अलावा जो खबरें आ रही थी मतदान से पहले कि राजपूत बड़े नाराज हैं साहब, तो क्षत्रियों का क्या रुख रहा है मतदान के दिन? और एक बड़ी चर्चित सीट है नगीना, उत्तर प्रदेश की, जहां से ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है चुनाव लड़ रहे हैं, अपने ही दल से लड़ रहे हैं, किसी और दल से नहीं। और उनको लेकर के सोशल मीडिया में तमाम तरह के दावे दुक्कड़ किए जा रहे थे अब तक कि साहब वो तो सबके लिए चुनौती बन गए हैं, इनके लिए भी उनके लिए भी। तो थोड़ा उनकी भी पड़ताल करेंगे कि उनकी स्थितियां परिस्थितियां क्या रही हैं। सीधे जुड़ लेते हैं, प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ गए हैं अनुपम मिश्रा जी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। तो कुल मिलाकर के आपको ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, रुख क्या दिखाई दे रहा है? पहला सवाल तो यही कि जो एक लक्ष्य तय कर दिया गया है, वो चाहे अपने पार्टी वर्कर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए या विपक्ष को बहस में उलझाने के लिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्या उस दिशा में बढ़ता हुआ ये पहले चरण के मतदान का ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? देखिए साहब, बिहार की कम वोटिंग आश्चर्यजनक है। उत्तर प्रदेश की वो औसत वोटिंग आप 58-60 के आसपास मान लीजिए। और रही बात वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पिछली बार भी आपको याद होगा विधानसभा में भी 80% वोट पड़ा था। तो वहाँ का वोटिंग पैटर्न ऐसा है, लोग बहुत जम के वोट देते हैं। तमिलनाडु में और तमाम जगह जो कोस्टल एरियाज है वहां पे थोड़ा गर्मी से राहत रही, उसकी वजह से भी बहुत अंतर पड़ा। जुमे का दिन था, शुरुआत में मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा था, तो तमाम लोगों को गलतफहमी पड़ी कि सब मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा है। और इसके चलते हिंदू वोटर्स में भी एक उदासीनता देखी गई, क्योंकि बहुत वोट रिएक्शन में भी पड़ता है सब। लेकिन जब जुमे की नमाज हो गई उसके बाद बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट निकला और उसने जाके वोट किया। लेकिन फिर भी आप देखें, रामपुर जो कि 52-53% मुस्लिम इलाका है उत्तर प्रदेश में, तो वहां सबसे कम वोटिंग हुई, मिनिमम वोटिंग वहीं हुई। तो इसको एक अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से कहें तो उत्तर प्रदेश में आज जिन 8 सीटों पर चुनाव था सर, उन 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। और ये वो सीटें हैं जिसमें यादव वोट नहीं है, जहां पे
एक माई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। तो चूंकि यादव वोट नहीं था, इसलिए इन तमाम जगहों पे मुस्लिम वोट के लिए बहुजन समाज पार्टी भी आपको मतलब कोशिश करती, संघर्ष करती नजर आई। कहीं पे जीशान नजर आए तो कहीं रफीक नजर आए, तो ऐसे करके वो आपको हर जगह नजर आए। माजिद लेकिन जी। माजिद नजर आए। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है कि वो जो 30 साल की साइकिल पे बटन दबाने की जो आदत है मुसलमानों की, वो अभी तक कम से कम इस चुनाव में छूटती मुझे नजर नहीं आ रही। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें तमाम सीटों पर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन अपने आप में विनिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके बाद भी मुसलमान बसपा की तरफ नहीं जाता। इसके बाद भी मुसलमान की पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी होती है। मुसलमान बसपा के साथ हमेशा मजबूरी में जुड़ता रहा है, क्योंकि मायावती, आप उन्हें कुछ भी कहें, कानून व्यवस्था को लेके हमेशा बहुत सख्त रही। अतीक अहमद को सबसे पहले वही थी जिन्होंने लंबे समय तक जेल में डाला था। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह जैसे समाजवादी पार्टी के नेता रहे, जो खुल के कहते थे कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है। बाकायदा एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका बयान था। उन्होंने कहा मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और ऐसे जाहिर सी बात है उनके अंदर डर है, तो अगर ऐसे में वो अवैध हथियार रखते हैं तो क्या गलत है। जो बलात्कारियों को, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग से आते, कह देते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो उनसे उनका जो मुसलमानों से एक इमोशनल कनेक्ट था, वो अभी भी टूटता, वो तिलिस्म नजर नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ही जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी मात्रा में मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा होता, तो आप यकीन माने यहाँ पे बीएसपी को हरा देना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन या तो वो सपा से जुड़ा है, और या वो सपा और बसपा में डिवाइडेड है। इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि 2014 में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं हुआ। इन सारी सीटों पे मुसलमान हार गए। क्यों? क्योंकि या तो वो सपा में जा रहा था, और सपा के पास उनका बेस वोट यहाँ पे है नहीं यादव, और या फिर वो सपा और बसपा में बट जा रहा था। लेकिन जब 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और वोट बंटने की नौबत नहीं आई, तो जिस इलाके से एक भी मुस्लिम सांसद जिस प्रदेश से नहीं गया था, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 5-5 मुस्लिम सांसद भेज दिए। शफीक आप शफीकुर रहमान बर्क थे, एसटी हसन थे, आजम खान थे, और ये कुल मिला के 5 सांसद आपको मुराद, हाँ, ये अमरोहा से दानिश थे, तो अमरोहा से, और ये मुरादाबाद से, रामपुर से, और संभल से, और एक सीट और मैं भूल रहा हूँ। तो 5 मुस्लिम सांसद। क्यों? मुस्लिम वोट बटा है। और मुस्लिम वोट सपा को जाना या मुस्लिम वोट बट जाना, वो वेस्टर्न यूपी में भाजपा के फेवर में जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि साहब, जैसा भी आपने कहा कि राजपूत वोट की नाराजगी, तो 2 चीजें देखी गई कि एक तो योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और डैमेज कंट्रोल किया। और मैं आपके चैनल पे बहुत विश्वास से कह रहा हूँ, जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन चाहिए से दोबारा चला लीजिएगा क्लिप को, राजपूत वोट छटका नहीं। देखिए, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत 2-4-5% की बात मैं नहीं करता। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपूत वोट इतना हाई नहीं कि जीत और हार का फैसला कर दे। लेकिन फर्क तो पड़ता है साहब। लेकिन जो देखने में आया है कि राजपूत वोट बहुत एक ले दे के एक सीट ऐसी है जिसपे मुझे लगता है कि राजपूत वोट का कुछ जिससे कहना चाहिए खिलाफ वोटिंग तो नहीं गई, पर बहुत निकला नहीं। वो है मुजफ्फरनगर, संगीत सोम की बदौलत। संगीत सोम की जो वहां पे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनसे इतनी खुल के लड़ाई हो गई कि वहां पे राजपूत वोट उदासीन लगा।
हालांकि संगीत सोम खुद आपको वोट डालते हुए नजर आए, संगीत सोम भाजपा के लिए अपील करते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं संगीत सोम को ये बात मालूम है कि साहब महागठबंधन के आगे भी जब भाजपा जीत गई सीट पे, वो भी चौधरी अजीत सिंह को हरा के जीत गई। इसके बाद अगर भाजपा यहाँ पे हारती है तो कहीं ना कहीं इसका जवाब फिर संगीत सोम को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मिसकंडक्ट को आसानी से नहीं लेगी सर। तो संगीत सोम आपको वोट डालते भी नजर आए और इस बात का दावा करते भी नजर आए कि उनका एक एक आदमी, उनका एक एक कार्यकर्ता भाजपा के लिए जुटा है। पर जमीन पे ये बात बहुत देखने में नहीं आई। तो यहाँ तो है फिर एक माना जा रहा था कि साहब कैराना में इकरा हसन काफी राजपूतों वोट में सेंध लगा देंगे। कैराना में ऐसा नहीं हुआ, कैराना में ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा जो हुआ वो आपको मुजफ्फरनगर में नजर आया। अच्छा, कैराना को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं और रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहां पर सख्ती भी देखने को मिली है। शायद पुलिस पहली बार जो बुर्का नशीन औरतें थी उनके बुर्के हटवा करके और आइडेंटिटी उनकी चेक कर रही थी, उनके फोटोस उनके मिलान किए जा रहे थे और कुछ मामले बताते हैं कि पकड़ में आए भी हैं। एक बार पहले वोट डाल गई और फिर किसी और की वोट डालने के लिए पहुंच गई। तो वहां पर सख्ती हुई है। दूसरी बात यह है, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, सरधना क्षेत्र में एक चौबीसी है गांवों की, राजपूतों की। वहां थोड़ा सा डलनेस दिखाई दी है, जिसको आपने अंडरलाइन किया है। कैराना में भी राजपूत हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर राजपूतों में से कुछ ने भी इकरा हसन के पक्ष में मतदान किया होगा तो इस बार जो समीकरण बदले हुए हैं, जयंत चौधरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, उसका असर जो है वो कैराना में भी और मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। और जो लोग ये प्रचारित कर रहे थे कि संजीव बालियान खतरे में हैं या प्रदीप खतरे में हैं कैराना में, तो लोगों का कहना है, समीक्षकों का कहना है कि ये बेसलेस बात है। कैराना भी भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में आ गई है और मुजफ्फरनगर भी। आपका क्या आकलन है? तो सब शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर में आप इस तरह देखें कि जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह माने गए और महागठबंधन था। सपा भी थी, बसपा भी थी, राष्ट्रीय लोक दल भी था। चौधरी क्या नाम है ये, अजीत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद 2019 में संजीव बालियान जीत जाते। इसका एक कारण है, मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए जाटों को तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में साबरमती एक्सप्रेस की तरह है, जिसको देखकर गोधरा याद आ जाता है। समाजवादी पार्टी को देखते ही वहां के जाटों को मुजफ्फरनगर दंगे याद आ जाते हैं। मारकाट अपनी जगह थी, पर जिस तरह जाटों को जेल भेजा गया, और इस बार तो आपको मतलब राष्ट्रीय लोकदल का विरोध भी नहीं झेलना, वो आपके साथ हैं। और थोड़ा बहुत अगर छतरियों में उदासीनता देखी जाएगी तो ये डेफिनेटली आरएलडी उसको कवर अप करने के लिए। हालांकि हरेंद्र मलिक अपने आप में अच्छे सक्षम नेता है, परंतु जाटों को सपा में ले जाने के लिए तैयार करना, जब मैं ये मानता हूं कि जब अजीत सिंह नहीं कर पाए तो हरेंद्र मलिक कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। अब आते हैं कैराना पर। कैराना में आप देखें, एक बड़ी बात हो रही थी कि साहब छतरी वोट छिड़क जाएगा। तो कैराना के लिए मैं विशेष तौर से कहता हूं कि छतरी वोट मुझे छिड़कता बिल्कुल नजर नहीं आया। एक बात आप और जान लें, हम और आप और कोई भी पोल एजेंसी चुनाव के नतीजे बहुत बाद में जानती है, नहीं जानती है, वो कभी कभी गलत भी जानती है। लेकिन जो प्रत्याशी होता है उसको आधे ही दिन में पता चल जाता है वो जीत रहा है या हार रहा है। बिल्कुल सही है। आज, हाँ, तो आज जिस तरह इकरा हसन ढेर सारी शिकायतों का पुलिंदा लिए बैठी थी,
तो साहब वो बॉडी लैंग्वेज तो यही कहती है। आज मैंने दोपहर में चुनाव हो रहा था, उसके दौरान मैंने कहा था कि चंद्रशेखर रावण जिस तरह शिकायतें कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है। और ये आप देख लें कि एक जिसने भी चुनावों को गौर से देखा है, वो चुनाव के दौरान में हाहाकार मचाने और छाती पीटने वाले प्रत्याशी अक्सर करके हार जाया करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके होते हैं, वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। और ऐसे में वो पहले से जिसे कहना चाहिए भूमिका बनाने लगते हैं उस तरह करके। और ये बात इकरा हसन को भी हमने देखा कि इकरा हसन भी, अच्छा आप देखिए कितनी अजीब सी बात है, बुर्के वाली बात क्या है क्या कि बड़ी मात्रा में मुसलमान आदमी और औरत मिडिल ईस्ट में नौकरियां करते हैं, सब परिवार रहते हैं, वो यहाँ पे वोटिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन सबके आई कार्ड यहाँ पे मौजूद है। तो वही महिला बुर्का पहन के अपना भी डाल देती है, अपनी नंद का भी डाल देती है, अपनी बहन का भी डाल देती है, अपनी सास का भी डाल देती है और अपनी दोस्त का भी डाल देती है, अपने पड़ोसी का भी डाल देती है। इस चीज को रोकने के लिए इसकी चेक, अच्छा देखें जगह जगह, पहली बात तो एक भी बुर्का बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी पुरुष द्वारा नहीं चेक किया, किसी पुरुष द्वारा नहीं चेक किया, महिला महिलाओं ही द्वारा थी। चेक किया। कहीं कहीं पे तो आपको सुन के आश्चर्य होगा ओंकार जी, कि इनको चेक करने के लिए जो महिला पुलिस लगाई गई थी उसको भी बुर्का पहनाया गया था, कि जिसमें इनको बहुत दिक्कत ना हो। आप ये बताएं, यही लोग जब पीवीआर में सिनेमा देखने जाते हैं तो जामा तलाशी देते हैं, यही लोग जब पीवीआर में जाते हैं तो किस तरह पूरी तलाशी देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेहरा दिखाने को, वो भी एक महिला को दिखाने को, एक महिला पुलिस वाले को दिखाने को तैयार नहीं है। तो फिर तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि आप कुछ और ही चाह रहे हैं ओंकार जी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और रामपुर और मुरादाबाद से क्या संकेत हैं अनुपम जी? मुरादाबाद की बात पहले करें, देखिए मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को वोट टिकट दिया, फिर काट के आजम खान के कहने पे रुचि वीरा को दे दिया। अब ये बड़ी बेकार सी बात है, आप बाहर से एक महिला कैंडिडेट लाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आजम खान ने कहा है, और वहाँ जो सिटिंग सांसद है मुसलमान है जिसका वो घर है, एस टी हसन साहब डॉक्टर हैं, उनके वहाँ पे नर्सिंग होम है, अच्छा खासा चलता हुआ नर्सिंग होम है, बहुत उनकी वहाँ पकड़ है, वो वहाँ के मेयर रह चुके हैं, तो उनको आपने काट दिया। फिर आपने पहले एस टी हसन को दिया, फिर काट के रुचि वीरा को दिया, फिर रुचि वीरा को फिर काट के एस टी हसन को दिया, और एस टी हसन को इस बार ऐसे समय दिया गया कि वो टाइम ही निकल गया था। तो एस टी हसन आपने देखा उन्होंने कैसे कैसे अपनी नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने कहा वो ऐसी ने मुझको बताया था कि मेरा टिकट कट रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम क़यादत यानी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहती है। और आज तो बहुत ही गजब का हुआ, इधर पिछले कुछ दिनों से वो ये कह रहे थे कि मैं रुचि वीरा का चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, घर बैठूंगा, लेकिन आज तो उन्होंने चुनाव शुरू मतलब वोट शुरू होने के 2 घंटे बाद बयान दे दिया कि अखिलेश यादव भाजपा के एजेंटों से घिरे हैं और इसलिए वो गलत सलत फैसले करते हैं, और मुसलमान समाजवादी पार्टी से ऊब चुका है। वो अलग बात है कि उसके बाद भी बहुत फर्क पड़ता है, मैं मुरादाबाद में नजर नहीं आ रहा है, क्लोज फाइट है, देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। और रही बात रामपुर में, तो एक बात जानने की, मतलब वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी एक कैंडिडेट लेके गई हैं मौलाना नदवी, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो एक वीआईपी मस्जिद है उसके मौलाना हैं, और उनकी पैरवी हामिद अंसारी ने की थी, नजीब जंग ने की थी, उनकी पैरवी शफीकुर रहमान बर्क ने की थी, मौलाना मौलाना फिरंगी महली ने की थी। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पॉलिटिशियंस पैरवी करें तो समझ में आता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से रिटायर हुआ आदमी करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा हुआ आदमी नजीब जंग करे, फिरंगी महली जो कि एक धर्म गुरु हैं वो करें, तो लेकिन बहरहाल उनको टिकट मिला, और आजम खान की नाराजगी के बावजूद मिला। और वो मुसलमानों में तुर्क बिरादरी से आते हैं, तुर्क बिरादरी वहाँ करीब 1.5 पौने 2 लाख है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा 2.5 लाख वहाँ पे पठान हैं जिससे आजम खान आते हैं, और बसपा का जो प्रत्याशी जीशान है वो पठान है। आजम खान ने उनको अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बसपा प्रत्याशी की तरफ, जीशान की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं गया, और भाजपा को हराने के लिए उन्होंने सपा के पीछे गोलबंदी की।
जहां तक मुसलमान प्रत्याशी पठान प्रत्याशी जीशान का सवाल है, उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो रामपुर में बसपा का दलित वोट भाजपा की तरफ चला जाता था, उसको उन्होंने रोक के वापस ले लिया, यानी भाजपा को नुकसान किया, लेकिन अपनी बिरादरी का वोट वो बहुत ज्यादा नहीं ले पाए। तो इसके चलते वहां पे चुनाव भाजपा और सपा के बीच में फंस गया, घनश्याम लोधी और मौलाना नदवी के बीच में फंस गया। लेकिन वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में सबसे कम रामपुर में गया है। ये बात अपने आप में एक चिंताजनक है। तो ये एक क्लोज इलेक्शन हो जाएगा ओंकार जी। 2019 में इन 8 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 3 जी बीएसपी जी। को और 2 समाजवादी पार्टी को मिली थी। चेंज देख रहे हैं आप इस बार? नहीं, मेरा तो एक छोटा सा बात है, और ये जैसे बहुत ज्यादा गुड़ा भाग करने के अलावा एक कोई आदमी सिर्फ मुझे ये बताए कि इन हर सीट पे, किसी भी सीट पे 1.5 लाख से कम दलित वोट नहीं है। कहीं 1.5, कहीं 2, कहीं 2.5, कहीं 3, कहीं 4। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है ओंकार जी आपसे, आप मुझे अगर बताएं सर, आप मुझसे सीनियर हैं, इस ये जो सपा बसपा के गठबंधन के चलते हर सीट पे आपको 1.5 से 4 लाख वोट मिले, ये खसारा कौन पूरा करेगा इस बार समाजवादी पार्टी के लिए? ये सही। घाटा कहाँ से पूरा, ये घाटा कहाँ से पूरा होगा? अगर आप बहुत बड़े चुनाव शास्त्री ना भी हों, तो 2 दूनी 4 तो सबको मालूम है ना। तो आपको हर सीट पे जो बसपा के लाखों लाख वोट मिले, वो घाटा कहाँ से पूरा होगा? क्योंकि जब 2014 में आपको ये वोट नहीं मिले थे, तो ये 8 सीटें भाजपा के पास में थी। यानी आप संकेत दे रहे हैं कि इस बार 8 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत मैं सकती ये है। तो नहीं कह सकता साहब कि 8 सीटें भाजपा निकाल देगी, लेकिन जैसे 2019 में 8 में से वो 5 हार गई थी और 3 जीती थी। अगर इस बार वो 3 भी हार गई तो मुझे आश्चर्य होगा। बड़ी पिछली बात बार, आपने कही है। फिर से दोहरा दूं सर, कि पिछली बार 8 में से 5 हार गई थी, 3 जीती थी। इस बार अगर वो 3 हार भी गई तो मुझे आश्चर्य होगा। भाजपा का डेफिनेटली इस बार अपर हैंड है। एक और जगह कम मतदान हुआ है, बिहार। आप रामपुर की चर्चा कर रहे थे, तो बिहार में कम मतदान क्या संकेत दे रहा है? बिहार में कम मतदान नीतीश कुमार से हताशा का संकेत देता है। आप कुछ भी कर लें, चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन नेता तो आपका वहां नीतीश कुमार ही है ना। नीतीश कुमार पूरी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। लोकसभा चुनाव इस बात का संकेत है कि अगर विधानसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से पीछा नहीं छुड़ाया, या फिर उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से हटा के किसी और का नाम नहीं डिक्लेयर किया, तो आपको दिक्कत आएगी। तेजस्वी यादव मार्क्सिस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर से दोबारा बिहार में जंगल राज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैली में माँ बहन की गाली दी जाती है, स्टेज पे आपने देखा। उनकी बहनों की भाषा आप सुन लें। मीसा भारती कहती हैं कि मोदी शाह को जेल भेज दूंगी। एक अब सोचें, वो सीट मीसा भारती लगातार 2 बार हारी, इस बार हैट्रिक होने वाली है। अगर जीत भी गई तो कहती मैं आते ही मोदी शाह को जेल भेज दूंगी, किस तरह की बात है? रोहिणी रोहिणी आचार्य की भाषा सुने, इतना आश्चर्य होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब किस तरह की बातें वो कर रही हैं तेजस्वी यादव। तो मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी यादव पूरी ताकत से बिहार में जंगल राज लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार 40 में से 39 सीट एनडीए ने निकाली थी। इस बार आप मान के चलें कि 2, 4, 5, 6 सीटें राष्ट्रीय जनता दल भी ला सकता है। जी, जी। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ है, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में, तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और उत्तर बंगाल की इन तीनों सीटों पर जो मतदान हुआ है, हिंसा की भी खबरें आई हैं साथ। पश्चिम बंगाल और मणिपुर 2 जगह से जमकर के हिंसा की खबरें आई हैं। और कुछ तो अपुष्ट सूत्र ये भी बताते हैं कि कम से कम 100 जगह झड़पें हुई हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेंड रहा है और जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे तो यही पता चलता है कि
पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही इन तीनों सीटों पर लीड कर रही है? देखिए सर, पश्चिम बंगाल में आप एक थंब रूल मान सकते हैं। अगर कहीं पे हिंसा हो रही है ममता बनर्जी के राज में, तो बिना कुछ उस सीट, उस जगह, उस माहौल के बारे में बिना कुछ जाने आप एक बात के बारे में श्योर हो सकते हैं कि वहां कहीं ना कहीं भाजपा अच्छा कर रही है। अगर भाजपा जहां अच्छा कर रही वहीं हिंसा हो रही है, जहां टीएमसी अच्छा कर रही है वहां क्या हुआ तो वो निकाल ही रहे हैं। ये सारी हिंसा उन्हीं इलाकों में होती है। देखिए, चुनावी रोज पे हिंसा होती क्यों है? आप किसी को मार के उससे वोट नहीं दिलवा सकते। वो तो हिंसा पहले होती है और बाद में होती है, जैसे पिछली बार आपने बाद में देखी थी। चुनाव के दिन हिंसा का सिर्फ एक कारण होता है कि इतनी हिंसा फैला दो, पुलिस से लाठीचार्ज करवा दो कि लोग वोट देने ही ना निकले। बहुत ध्यान से सुने सब, चुनाव के पहले आप लोगों को धमका सकते हैं, चुनाव के बाद आप हिंसा कर सकते हैं, जैसे आपने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद देखा था, लोगों को सबक सिखाने के लिए। पर चुनाव के दिन हिंसा का कोई मतलब नहीं है ना। चुनाव के दिन हिंसा सिर्फ इसलिए होती है कि साहब हिंसा कर दीजिए, पुलिस लाठीचार्ज कर दे, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन आ जाए, गोली बंदूक चल जाए, लोग डर के मारे घरों में बंद हो जाएं और वोट डालने ना निकले। तो अगर सरकार ये चाह रही कि लोग वोट डालने ना निकलें, तो जाहिर सी बात है सरकार लोगों का मन पड़ चुकी है उनका। और अनुपम जी, अगर चलते-चलते हम तमिलनाडु की चर्चा करें, तो तमिलनाडु में तो सभी 39 सीटों के लिए पहले ही फ़ेज़ में वोट पड़ गए हैं। वहाँ से किस तरह के ट्रेंड की सूचनाएँ मिल रही हैं और कौन-सी सीटें हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सकारात्मक खबरें हैं? देखिए सर, मैं तमिलनाडु की मैं सीटें नहीं बात करना चाहता, वैसे तो बहुत सीटों की बात हो सकती है। तमिलनाडु में जो भी शख्स इंटरेस्टेड है वहाँ की राजनीति में, मैं उसको सिर्फ एक संदेश दूंगा, लुक एट द वोट परसेंटेज। वो 5% वाली भाजपा आपको 15 से 20% आती नजर आ रही। इससे भी ज्यादा 25 भी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिए। अन्नामलई राजनीतिक दुनिया का एक नया तूफान, एक नया बाजीगर, एक नया जादूगर है। उस आदमी ने जिस तरह लोगों को चार्म किया है, और बाकी लोगों को छोड़िए, वो शख्स जिस पे किसी का जादू नहीं चलता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी अन्नामलई के मुरीद नजर आते हैं। तो ऐसे में आप वोट परसेंटेज पे नजर रखें, क्योंकि राजनीति में अब तक देखा गया है कि 15% लॉन्चिंग पैड होता है। 15% लॉन्च, हालांकि इसके आसपास वोट प्रतिशत भाजपा ने केरल में भी लाया है, पर केरल की डेमोग्राफी एकदम अलग है। 50% हिंदू है और 50% मुसलमान और क्रिश्चियन है और डेमोग्राफी। तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, तमिलनाडु में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 15% लॉन्चिंग पैड होता है, यही वेस्ट बंगाल में हुआ और यही आप तमिलनाडु में देखेंगे। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अपना लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए लड़ रही है। अगला विधानसभा चुनाव जो वो लड़ेगी, वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए लड़ेगी, और उसके बाद का चुनाव वो अपनी सत्ता में आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को हम पहले भी लंबी लंबी योजना बनाते देख चुके हैं। आप प्रधानमंत्री को देखें कि जितनी विजिट उन्होंने तमिलनाडु में लगाई, इतनी विजिट उन्होंने कहीं नहीं लगाई। तो ऑलरेडी निशाना कहीं और है। और मैं फिर कहूंगा कि सीटों की बात इसलिए ना करें क्योंकि फिर आपको मायूसी होगी। आप सीटों पे ना जाएं। वैसे भी आप जानते हैं कि जिस तरह का गुंडा राज वहां भी है, वो भी एक अलग तरह का जंगल राज है जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं होता। बहुत गजब का जंगल राज है डीएमके का। अन्नामलई उससे लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। आप वोट परसेंटेज पे नजर रखें और इसको कभी ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी वहां मात्र 5% की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा खासा चुनावी गठबंधन था एआईडीएम के साथ, पर उन्होंने एआईडीएम को सिर से छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ में आया कि ये समय आ गया है फ्लाई सोलो, अकेले उड़ने का। ओंकार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। नमस्कार।